नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पावर कॉरिडोर में। बात करेंगे बिहार के राजनीति की। बिहार में बांकीपुर असेंबली सीट पर उपचुनाव होने हैं। उसके बाद उपचुनाव के ही क्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की खबर है। वहां नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट गई है। फिर बात करेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने ही एक पिटिशनर ने सीजीआई को गाली दे दी। फिर बात करेंगे भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 दिनों का दौरा पूरा किया है साउथ ईस्ट एशिया और न्यूजीलैंड में। अब चलते हैं बिहार में। बिहार के बांकीपुर असेंबली सीट में उपचुनाव होने हैं। 30 जुलाई को यह चुनाव होगा। यह सीट अभी भारत की राजनीति में हॉटस्पॉट बना हुआ है। कारण क्या है कि यह सीट नितिन नवीन की सीट है। नितिन नवीन और उनके फैमिली का वर्चस्व इस सीट पर 40 सालों से कायम है। बताया जाता है कि नितिन नवीन और उनके फैमिली का यह गढ़ है। अब चूंकि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। इसी वजह से उन्होंने ये सीट खाली कर दी और इसके चुनाव अब होने हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहां यह है कि यहां प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर वही हैं जो जन स्वराज के फाउंडर हैं। उन्होंने भी काफी बड़े दावे पिछले बिहार इलेक्शन में किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाया। जन स्वराज के एक भी कैंडिडेट्स नहीं जीत सके। प्रशांत किशोर भी अंतिम चरण में अपने आप को पीछे ले लिया। उन्होंने डायरेक्टली एमएलए का सीट कंटेस्ट ही नहीं किया। पहले उन्होंने ये कहा था कि वो तेजस्वी यादव के सामने खुद खड़े होंगे। फिर जब चुनाव का समय आया तो वो पीछे हट गए और उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया। इससे पूरे पार्टी का मोराल डाउन हो गया और उसका खामियाजा जन स्वराज को भुगतना भी पड़ा। लेकिन अब प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है और यहां पर आरजेडी ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा हुआ है। तो अब ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई इस वजह से भी हो जाती है कि अगर यह सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नितिन नवीन की यह अग्नि परीक्षा इस वजह से भी है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सवर्ण समाज बिहार में काफी नाराज है। कई सवर्ण संगठन, भूमिहारों का संगठन, राजपूतों का संगठन ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। नीट का इशू हो, राम मंदिर में चंदे चोरी का इशू हो, भरत तिवारी का मामला हो, ये सारे फैक्टर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब बांकीपुर असेंबली चुनाव भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा बैटल है और प्रशांत किशोर के लिए भी एक बहुत बड़ा बैटल है कि वो अपने पॉलिटिकल डेब्यू में सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। अब उपचुनाव की बात करें तो दतिया से भी एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश राजनीति के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा। 2008 से 2023 तक दतिया सीट से वो विधायक रहे। 2023 के चुनाव में वो चुनाव नहीं जीत पाए। अब इस सीट पर फिर उपचुनाव होने हैं क्योंकि ये सीट पे जो कैंडिडेट जीता था उनका कैंडिडेचर रद्द हो गया। तो इस सीट के लिए नरोत्तम मिश्रा अपना नाम फाइनल मान रहे थे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने एक सरप्राइज दिया और उन्होंने आशुतोष तिवारी, दतिया के ही एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको कैंडिडेट बना दिया। नरोत्तम मिश्रा ने नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया था, प्रचार की शुरुआत कर दी थी। तो नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब हुआ क्या कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो सड़क पर उतर गए, नेशनल हाईवेज जाम कर दिया, पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हो गई। दतिया के जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दिया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां पे अगर गुजरात के ही उदाहरण मान ले तो चीफ मिनिस्टर के साथ पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं होती कि सेंट्रल लीडरशिप के सामने ऐसी उंगली उठाएं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने सीधे सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज किया। पार्टी इसको बहुत सख्ती से ले रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ही नहीं, दिल्ली में भी हाई कमांड ने इसको गंभीरता से लिया है और इसको पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ बताया गया है। अब नरोत्तम मिश्रा का भविष्य भाजपा में है कि नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और इंडियन जुडिशरी की। 10 जुलाई को एक पिटिशनर जिनका नाम प्रबल प्रताप था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने सीजीआई को गाली दे दी। अब प्रबल प्रताप को यह तो पता था कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग सकता है, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा रिस्क क्यों लिया? उनका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका था। और ये प्रबल प्रताप नहीं, आज लाखों लोगों का जुडिशरी के प्रति फ्रस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर 2025 में एक एडवोकेट ने एक्स सीजेआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंक दिया और ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले कम देखने को मिलते थे, अब देश के एपेक्स कोर्ट में भी ये देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? अगर आज आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की बात कर ले तो भारत में तकरीबन 5.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही 95,000 प्लस केसेस पेंडिंग है। वहीं अगर जजेस की बात करें
तो ये 180 दिन तक हॉलीडे में रहते हैं। टाइमली ये समर वेकेशन और विंटर वेकेशन लेते हैं। भारत का कोई भी मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे चीफ सेक्रेटरी भी क्यों ना हो, वो हॉलीडे पे नहीं रहता। पर आपको टाइमली हॉलीडे चाहिए इतने केसेस पेंडिंग होने के बावजूद। और यही कारण है कि जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसा जो एक्शन है इनको बिल्कुल भी इंसाइट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी इनको प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। पर क्या अब समय नहीं आ चुका कि इंडियन जुडिशरी को आत्ममंथन करना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए कि अब हमें बड़ा रिफॉर्म चाहिए, ताकि देश की जनता का थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन जुडिशरी पर विश्वास बना रहे। अब आते हैं फॉरेन पॉलिसी पर। प्रधानमंत्री 6 जुलाई से 11 जुलाई को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। कल ही उनका दौरा समाप्त हुआ है। ये दौरा सिर्फ फोटोशूट के लिए नहीं था, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। कोई भी फॉरेन पॉलिसी का अगर जानकार हो और अगर वो भारत की स्थिति को इंडियन ओशन में समझता हो तो इस विजिट को वो मजाक में नहीं लेगा। क्योंकि अगर इंडोनेशिया की विजिट की बात करें तो वहां के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री ने तकरीबन 14 काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। उसमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। भारत की जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वो भारत डाइवर्सिफाई करके कम करना चाह रहा है। और वहां पर साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया काफी कारगर साबित हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसे मजबूती दी है। स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया मलक्का स्ट्रेट के पास पड़ते हैं। तो चाइना के असर्टिवनेस को, चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए हमारे लिए इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्वाड जो कि शून्य पड़ा हुआ है, उसके बाद भारत अब बायलैटरल रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पिछले ही साल न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया गया और अब भारत का यह मानना है कि हमें 30,000 करोड़ तक का ट्रेड न्यूजीलैंड के साथ अचीव करना है 2030 तक। तो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था और इस पे चाइना भी काफी नजर बनाया हुआ था, क्योंकि चाइना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है साउथ ईस्ट एशिया में भारत के प्रेजेंस को। तो इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए आप देखते रहिए पावर कॉरिडोर और बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत मदद हो जाती है। धन्यवाद।